नमस्कार दोस्तों, हम रियल एनालिसिस हम रिवाइज कर रहे थे और हमने पिछले 2 क्लासेस से हमने ये बुक स्टार्ट की थी और रोज़ाना आपके लिए क्लासेस आ रही हैं रिवीजन की। बीएससी की बुकें हैं तो 3-3, 4-4 क्लासेस तो स्वाभाविक सी बात है होने ही वाली हैं। और जो टॉपिक आपके 11th 12th हैं उनमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते, 1-2 क्लासेस के अंदर पूरा टॉपिक कराने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके आगे हमने आंतरिक बिंदु लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं कि कोई समुच्चय के अंदर कोई बिंदु है जिसका प्रतिवेश पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर मौजूद हो तो आप उसे क्या कहते हैं, आंतरिक बिंदु कहते हैं। विवृत समुच्चय उसका प्रत्येक बिंदु का प्रत्येक बिंदु का जो प्रतिवेश है पूर्ण रूप से उस विवृत समुच्चय के अंदर होता है, विवृत अंतराल के अंदर होता है। तो आप उसे सभी को पूर्ण को भी a, b है, ओपन इंटरवल है, उसे आप कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु होने वाला है। ऐसे ही कोई एक चीज़ आती है यहाँ पर, टॉपिक का नाम है विवृत समुच्चय, ऐसा ही टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं नया विवृत समुच्चय और फटाफट हम करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम इन चीज़ों में नहीं करने वाले। ओपन सेट आप इंग्लिश के अंदर कहेंगे। देखिए ओपन सेट किसे कहेंगे कि ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, यानी कोई भी ऐसा सेट है जिसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होता है तो सेट को आप क्या कहेंगे, विवृत समुच्चय कहेंगे। यानी प्रत्येक बिंदु इसका क्या है, आंतरिक बिंदु है। प्रत्येक बिंदु क्या हो, आंतरिक बिंदु हो। एस का प्रत्येक बिंदु, आराम से एक चीज समझिए, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। इसे एस के ऊपर देखिए इस प्रकार हम लगाएंगे और प्रत्येक बिंदु है तो ये किसके बराबर हो गया, वापिस एस के ही तो होगा। प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है तो ये वापिस एस के बराबर हो गया। तो यानी ये चीज़ भी आप, ये क्या है, आंतरिक कह सकते हैं आप, विवृत समुच्चय कह सकते हैं इसे। और ये आपने सेट लिया था, ये आपका समुच्चय था, ठीक है। अब देखो इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले तो आप बताइए a, b क्या ये विवृत समुच्चय है। पहले हम बात करें कि जो विवृत समुच्चय हों, थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। विवृत समुच्चय क्या a, b विवृत समुच्चय है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि a और b इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर अवयव आएंगे वो उनके सभी क्या है, उनका प्रतिवेश पूर्णतः इसके अंदर है, तो यानी आंतरिक बिंदु है, पूर्ण रूप से है। तो यानी a, b क्या है, देखो ये चीजें याद रखनी है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है चीजें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा फाई आपका विवृत समुच्चय होता है, ठीक है। तीसरा आपका r जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये भी आपका विवृत समुच्चय होगा। और आप बात कर सकते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक विवृत समुच्चय हैं उनका संघ, 2 या 2 से अधिक विवृत समुच्चय का यूनियन निकालें या फिर इंटरसेक्शन निकालें, वो भी क्या होगा, आपका विवृत समुच्चय कहलाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली, ये चीजें याद रखनी है आपको, एग्जाम के अंदर सीधी बात आएगी कौन कौन से विवृत समुच्चय होते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि जो विवृत समुच्चय नहीं है, विवृत समुच्चय नहीं है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे विवृत समुच्चय नहीं है तो नंबर 1 आप सब जानते हैं भाई, विवृत समुच्चय नहीं हो तो आप सब जानते हैं क्या, प्राकृत संख्या विवृत समुच्चय नहीं। तो नंबर 1 अन्य क्या है, अन्य प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये क्या आपका विवृत समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी प्रतिवेश भी नहीं होता, किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता, ना वह आंतरिक बिंदु होता, तो कोई भी आंतरिक बिंदु नहीं है तो ये आपका विवृत समुच्चय नहीं होगा। आप बात करें z की पूर्णांक संख्या, तो हम देखो बार बार लगातार ये चीजें हम बात करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस में, तो आपको याद रहनी चाहिए। फिर हम बात करें आपकी q की, जो आपका परिमेय संख्या है, तो इनके क्या है, देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो यानी ये पूर्ण रूप से मौजूद नहीं होगा, तो ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा हम बात करें जो आपके पास अगर सैवृत अंतराल है, देखो सैवृत अंतराल, ये देखो वैसे कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब इतना मैंने पढ़ा दिया है, ये अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, है ना। जो भी नाम आए अब रटना नहीं है, इन चीज़ों को बार बार याद थोड़ी ना रखोगे कि कौन सा आंतरिक समुच्चय, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये आंतरिक समुच्चय
आपका होगा, ये वीवर समुच्चय हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ये आपको देखते ही पता होना चाहिए। अब याद नहीं करना है, इतनी चीज़ें थोड़ी ना याद करो बार बार, इतना बेवजह का नहीं रटना, रटने वाली चीज़ें बहुत हैं, वो आप याद रखें, फॉर्मूले याद रखें, ये चीज़ें हैं अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो उसमें से समझना है आपको कि चीज़ें ये है या नहीं, ठीक है। और ऐसे ही समझ आपके अंदर डेवलप हो, ऐसी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ए कॉमा बी देखिए, अब आप जानते हैं क्या, मैंने अभी बात डेफिनेशन बताई कि प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो, लेकिन जो ये बाहर वाले ये शामिल है इसके अंदर, देखो इसके अंदर ए माइनस एप्सिलॉन वाली वैल्यू है क्या, नहीं है, तो यानी पूर्ण रूप से प्रतिवेश नहीं हो सकता ए का, तो प्रतिवेश ही नहीं है तो ये आंतरिक बिंदु कैसे होगा। आंतरिक बिंदु तो होता है कि पूर्ण प्रतिवेश उसका शामिल होना चाहिए, तो ये आपका आंतरिक बिंदु ही नहीं है प्रत्येक बिंदु, तो ये क्या होगा आपका वीवर समुच्चय नहीं होगा। बात करते हैं अपन आगे, और जैसे परिमित समुच्चय आपके पास, ये भी हमने बात की थी, परिमित समुच्चय नहीं होगा। बात करें हम अर्ध संवृत, नंबर 4 पर अर्ध संवृत और विवर्त, ये भी नहीं होंगे, विवर्त अंतराल, वही बात है सेम टू सेम। देखो ए कोमा बी, तो ये देखो आपका ये ए तो शामिल है, ए शामिल है तो ए माइनस एप्सिलॉन वाली वैल्यू नहीं होगी, यानी ए से छोटी वैल्यू शामिल नहीं होगी, प्रतिवेश तो यही होता है तो ये नहीं होगा। ऐसा ही विवर्त के लिए हो जाएगा। तो यानी ये कुल मिलाकर आप चीज़ें समझ चुके हैं कि विवर्त समुच्चय क्या होता है। क्या होता है दोबारा सुन लीजिए कि इसका प्रत्येक बिंदु क्या हो, आंतरिक बिंदु हो, तो वह समुच्चय क्या कहलाएगा, विवर्त समुच्चय। फटाफट लिख लो, अब आगे बात करते हैं। जो चीज़ें अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वही चीज़ें आपको करवा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़ा सा इन्हें देख लो, ठीक है। आगे देखिए सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। सीमा बिंदु, कोई आपके पास सेट है और उसके अंदर अल्फा, मान लीजिए वह सीमा बिंदु कहलाएगा, कोई भी अल्फा वैल्यू है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, सीमा बिंदु। बढ़िया है डेफिनेशन भाई। कि देखिए अल्फा क्या है, वास्तविक संख्या है, समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर, ठीक है। अब ये अल्फा क्या है, आपके जो अल्फा आप ले रहे हैं ये आपका सीमा बिंदु कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा, इंग्लिश के अंदर लिख सकते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि अल्फा के प्रतिवेश के अंदर, अल्फा का प्रतिवेश मतलब समझ गए, अल्फा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस प्रतिवेश के अंदर, इस प्रतिवेश के अंदर समुच्चय के अंदर कम से कम एक अवयव हो। समुच्चय के अंदर, ये ऐसा हमने लिया है, समुच्चय एस के अंदर कम से कम एक अवयव हो, एक अवयव हो, यानी इस अल्फा का प्रतिवेश होगा। अब जो ये प्रतिवेश आप ले रहे हैं थोड़ा सा कम, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी उनमें से कम अल्फा तो होगा ही होगा, देखिए हो भी सकता है अल्फा नहीं भी हो, लेकिन इनमें से कम एक अवयव तो इस सेट के अंदर होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगी, आपकी लिमिट पॉइंट कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं, समझ गए, अच्छे से समझा दूंगा, चिंता मत करें। इसकी कुछ गुणधर्म हैं, उसके बारे में बात करते हैं, गुणधर्म इसके। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आप बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, कि सीमा बिंदु है सेट का, अब ये जरूरी नहीं है, अब मुझे बताओ कि जो पॉइंट, लिमिट पॉइंट ले रहे हैं हम, लिमिट पॉइंट आएगा, वो जरूरी थोड़ी ना है कि उस समुच्चय का ही अवयव। अब एग्जांपल बता दूंगा मैं, समुच्चय का अवयव होना जरूरी नहीं है, सीमा बिंदु समुच्चय का अवयव होना, सीमा बिंदु का समुच्चय का अवयव होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। जैसे क्यों नहीं है भाई, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए s बराबर आपने मान लिया 1/n, अब अवयव आएंगे आपके, एक एक रखेंगे, 1/2, ऐसे 1/3, 1/4, 1/5, कहाँ तक जाएगा, देखो ये लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ये लिमिट लगानी है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये लगाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया तो 0। अब ये आप जानते हैं कि जहाँ भी
n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया जाएगा, जो मान आएगा वो कभी भी उस समुच्चय के अंदर शामिल नहीं होगा। ये इतना बताता है कि ये जो सेट है आपका वो जीरो की ओर अग्रसर है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। जीरो की ओर अग्रसर है तो ये जीरो क्या है, इस सेट का अवयव नहीं है, जीरो सेट का अवयव नहीं है। अब देखिए हम चेक कर सकते हैं इसके लिमिट बिंदु की, मानते हैं जीरो, तो देखो जीरो कभी भी नहीं है, जीरो से छोटी वैल्यू हो सकती है कौन सी, देखो इससे हम थोड़ी छोटी वैल्यू ले सकते हैं, जीरो माइनस का एप्सिलॉन, यानी देखो ये लगभग चीजें जीरो की ओर एकत्रित हो रही हैं, तो जीरो से छोटी वैल्यूज भी यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर देखो जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो इनमें से कम एक वैल्यू होनी चाहिए। अब ये प्लस वाली तो ना हो शायद, कोई बात नहीं, प्लस वाली भी तो होगी, देखो यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यू थोड़ी होगी ना, यहाँ पर क्योंकि जीरो की ओर जा रहा है, ये लगातार वैल्यू घट रही है, जीरो की ओर जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो छोटी वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर इससे जीरो से बड़ी वैल्यू होगी ना। देखो लगातार जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बाकी जो पीछे वाली है जीरो की ऐसे बड़ी है, तो इसके प्रतिवेश में कम से कम एक अवयव होना चाहिए, तो बिल्कुल जी इसके अंदर है, ये इसका लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है, लेकिन क्या जीरो इसका अवयव है, क्या जीरो सेट का अवयव नहीं है। तो यही बात ये कहना चाहता है कि सीमा बिंदु का समुच्चय का अवयव होना आवश्यक नहीं है, सीमा बिंदु होगा लेकिन वो उसका अवयव हो ये आवश्यक नहीं है, ये बात मैंने बताई है। और ऐसी एग्जाम के अंदर लाइनें छपी हुई भी हैं सीधी सीधी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। दूसरी बात हम करते हैं, अब देखो इसके बहुत सारे आपके सीमा बिंदु हो सकते हैं, इसके सीमा बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं, एक इसका सीमा बिंदु हो सकता है, देखो बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी कोई भी सेट है उसके अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। देखो ये ले रहे हैं तो इसके प्रतिवेश में वैल्यूज होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, एक कम से कम एक मान हो, तो ऐसे अनंत हो सकते हैं सीमा बिंदु किसी समुच्चय के। आराम से चुटकियों में समझेंगे भी चीज़ें आप, बस आप क्लासेस को लगातार देखते रहें, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्लासेस आपके लिए। कि सीमा बिंदु है किसी समुच्चय के अनंत हो सकते हैं ना, सीमा बिंदुओं की संख्या कह सकते हैं, किसी भी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, किसी भी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। सही बात है, ये हमने बात कर ली। बात करते हैं अपन नंबर 3 की। ऐसा भी हो सकता है कि सीमा बिंदु शून्य हो, सीमा बिंदु की संख्या शून्य भी हो सकती है, अशून्य भी हो सकती है। ऐसा भी होगा कि वही ना सीमा बिंदु की संख्या, जैसे अभी हम बात करेंगे, शून्य व अशून्य हो सकती है। जैसे आपके पास परिमित समुच्चय है, उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता। आपके पास नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई अवयव ऐसा है ही नहीं जिसका जो प्रतिवेश है उसमें से कम एक वैल्यू अवश्य मौजूद हो। देखो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5, अब 2 का प्रतिवेश आप निकालें तो 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 से छोटी थोड़ी सी छोटी वैल्यू कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्ण संख्याएं हैं उसके अंदर, जड़ के अंदर नहीं है। क्यू के अंदर देखिए हम देखते हैं है क्या, नहीं। लेकिन क्यू का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु हो सकता है, लेकिन एन का नहीं होगा, आपके जेड का नहीं होगा, आर का होगा। और जो विवृत अंतराल है उनका सीमा बिंदु होगी। तो कुछ बातें आप लिख सकते हैं, और वैसे मैंने आपको समझा दी ये बातें, लिख भी सकते हैं आप। प्राकृत संख्या है उनका सीमा बिंदु होगा क्या? नहीं होगा। जेड का नहीं होगा, ये चीजें लिख सकते हैं। तो देखिए अन का कोई सीमा बिंदु नहीं है, समझ नहीं है बातें, सीमा बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं। समझ गए क्या बात? देखो n बराबर 1 2 3 ऐसी चीजें आएगी, तो इसमें 2 वैल्यू ले लीजिए। 2 माइनस एप्सिलॉन है क्या कहीं? 2 प्लस एप्सिलॉन, यहाँ 2 मौजूद है, इससे छोटी वैल्यू में कोई यहाँ पर वैल्यू भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। बात करें क्यू, क्यू तो देखिए प्रीमेय संख्या है, तो उसके बीच में अनंत अप्रीमेय, 2 प्रीमेय संख्याओं के बीच में अनंत अप्रीमेय संख्या भी होती है। तो क्यू का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होता है। क्यू का प्रत्येक बिंदु का सीमा बिंदु, यानी आप मान सकते हैं क्यू का सीमा बिंदु क्यू ही होगा, ये भी कह सकते हैं क्यू का प्रत्येक बिंदु का सीमा बिंदु क्यू ही होता है, ठीक है। आर का मान सकते हैं, आर भी क्या होगा? प्रत्येक बिंदु आर ही होगा, ठीक है। बात करें हम, ये देखो अर्धविवृत अंतराल, और ये
ये देखो ये भी क्या है, इनका भी प्रत्येक बिंदु होता है। क्यों? क्योंकि देखो b से छोटी वैल्यू इसके अंदर शामिल है, बड़ी नहीं होगी, लेकिन b से छोटी वैल्यू तो इसके अंदर है और इसमें a से बड़ी वैल्यू तो है, उनमें से कम एक वैल्यू तो यहाँ पर आएगी, तो इसका प्रत्येक बिंदु होगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं। z का नहीं होगा, z नहीं, फाई का भी नहीं, बस ये बातें हैं नॉर्मल, लिख लो। अब देखो प्रत्येक आंतरिक बिंदु है वो सीमा बिंदु होता है, प्रत्येक आंतरिक बिंदु का सीमा बिंदु हो सकता है, लेकिन सीमा बिंदु है उसका देखिए वो आंतरिक बिंदु हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी ये बात नोट लगाकर आप लिख लीजिए। कैसे? कि प्रत्येक आंतरिक बिंदु, जो आंतरिक बिंदु है उसका सीमा बिंदु होगा, लेकिन सीमा बिंदु है उसका आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सीमा बिंदु के अंदर हमने बात की, देखिए अभी हम बात करते हैं, नोट लगा के लिख लीजिए। ये बात याद रखना इस चीज़ को कि प्रत्येक आंतरिक बिंदु सीमा बिंदु होता है, प्रत्येक आंतरिक बिंदु, यानी आंतरिक बिंदु है ना, कोई भी आंतरिक बिंदु है वो सीमा बिंदु होगा, प्रत्येक आंतरिक बिंदु सीमा बिंदु होता है। लेकिन सीमा बिंदु का आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं, कैसे? देखिए ये है, अब आप जानते हैं सीमा बिंदु, इसका प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे बताएं क्या यहां पर ए आंतरिक बिंदु है? क्या आंतरिक बिंदु है? क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का देखिए हमने बात की थी, इसका प्रतिवेश आंतरिक बिंदु वही होगा जिसका पूर्णतः प्रतिवेश है पूर्णतः इसके अंदर हो, यानी ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन पूर्णतः ही आना चाहिए, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन ये आंतरिक बिंदु है। क्यों? क्योंकि ए प्लस ए और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में कम से कम एक ऐसी वैल्यू है जो इसके अंदर शामिल होगी। बात समझ रहे हो? सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं, तो ये आवश्यक नहीं है, नोट लगाकर ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। एक बोल्जेनो-वाइस्ट्रास प्रमेय है, कथन आता है भाई सीधा सीधा एग्जाम के अंदर, बोल्जेनो-वाइस्ट्रास प्रमेय कि प्रत्येक अपरिबद्ध परिमित समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का लिख सकते हैं बोल्जेनो-वाइस्ट्रास थ्योरम। प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है, बिंदु अवश्य होता है। ठीक है, बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। अब सीमा बिंदु आपने बात कर ली, अब समुच्चय एस के जितने भी सीमा बिंदु हैं उन सभी का समुच्चय, यानी हमने बात की थी कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अवयव उसका सीमा बिंदु हो, ये भी हमने बात की। अब कोई समुच्चय उसके अंदर जितने भी सीमा बिंदु हैं उन सभी का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है, डिराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय किसे कहेंगे। तो अगर जितने भी उसके अंदर सीमा बिंदु हैं उन सभी का हम समुच्चय के रूप में ले तो वो आपका डिराइव्ड सेट कहलाएगा। तो ये बातें भी आप लिखेंगे, व्युत्पन्न समुच्चय, और अच्छे से हम बातें करेंगे इसके बारे में। आगे आता है ये टॉपिक व्युत्पन्न समुच्चय। बोलो कितनी सिंपल बात है कि समुच्चय एस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। समुच्चय एस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय एस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय, बस इतनी बात लिखोगे। क्या होगा? व्युत्पन्न समुच्चय। इसे किस द्वारा व्यक्त करते हैं हम? इसे डी एस द्वारा मान लीजिए, या फिर इसके ऊपर हम डैश भी लगा सकते हैं, एस डैश, ऐसा डिराइव्ड सेट, या फिर एस डैश। जैसे हम बात करें प्राकृत संख्याओं के लिए एन डैश,
अब प्राकृत संख्याओं के अंदर कोई सीमा बिंदु होता है क्या, नहीं होता, तो इसका जो समुच्चय है वो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ऐसे ही जेड के लिए क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ऐसे ही क्यू के लिए आर आ जाएगा, आर डैश के लिए क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यानी ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं अच्छे से। तो समझ में आ गई बातें, सीमा व्युत्पन्न समुच्चय, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। एक आता है समुच्चय का संवृक, समुच्चय का संवृक, इसे यहां पर हम समझते हैं समुच्चय का संवृक। छोटी सी बात है, संवृक क्या होता है, एस के ऊपर बार लगेगा, एस यूनियन एस डैश। देखो ये क्या था, समुच्चय, ये क्या है, सीमा बिंदुओं का समुच्चय। दोनों का जो यूनियन, दोनों का यूनियन आएगा उसे क्या कहते हैं आप, समुच्चय का संवृक। अब जो हमने पहले बात की थी विवृत समुच्चय, अब हम बात करते हैं संवृत समुच्चय। ये चीज इसके अंदर काम आएगी, संवृत समुच्चय के अंदर। संवृत समुच्चय क्या होता है, संवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, क्लोज्ड सेट। देखिए संवृत समुच्चय होता है कि यदि किसी समुच्चय का जो सीमा बिंदु है, प्रत्येक सीमा बिंदु समुच्चय के अंदर मौजूद हो, प्रत्येक सीमा बिंदु उस समुच्चय के अंदर मौजूद हो, समुच्चय एस का संवृत समुच्चय कहलाता है। यदि एस का प्रत्येक सीमा बिंदु एस में विद्यमान हो, लिख सकते हैं आप, समुच्चय एस संवृत समुच्चय कहलाता है। यदि एस का प्रत्येक, कह सकते हैं एस का प्रत्येक सीमा बिंदु एस में ही विद्यमान हो, एस का प्रत्येक सीमा बिंदु, प्रत्येक सीमा बिंदु एस में ही विद्यमान हो, बस सिंपल सी बात है। देखिए हमने बात की थी एस बार ना, अभी हमने समुच्चय का संवृक बात किया था, एस यूनियन एस। अब देखो प्रत्येक समुच्चय इसके अंदर होगा, तो आप कह सकते हैं देखो ये भी प्रत्येक सीमा बिंदु इसके अंदर ही है, इसी के अंदर है। देखो एस डैश है, ये सीमा बिंदुओं का समुच्चय इसी के अंदर है, तो यानी टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा, एस बार बराबर एस ही तो आएगा। सीधा कह सकते हैं कि जो आप समुच्चय का संवृक है वो एस के ही बराबर हो, समुच्चय एस का संवृक एस के ही बराबर हो, तो ये कह सकते हैं कि आपका संवृत समुच्चय होगा। जैसे आप बात करें प्राकृत संख्याओं की, ये पूछ सकता है कौन सा संवृत समुच्चय है, ये अब क्वेश्चन बनेंगे। देखना हमने बात की थी लगातार प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं का ना तो सीमा बिंदु कोई था, ना उसका कोई प्रतिवेश था अवयव का, ना वो आंतरिक बिंदु था, लेकिन अब बातें आएगी संवृत समुच्चय के लिए। यहाँ थोड़ी सी आपको याद रखना है। देखिए संवृत समुच्चय, सबसे पहले हम बात करें एन की, तो एन यूनियन एन डैश। देखिए देखो कोई नहीं है इसका अवयव, कोई सीमा बिंदु नहीं है, लेकिन इसका यूनियन करेंगे तो वापिस एन ही तो आएगा, और एन वापिस एन आया है, तो मतलब ये क्या है, संवृत समुच्चय है। समझ रहे हो क्या बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने बात की संवृत समुच्चय की कि जो उसका प्रत्येक जो सीमा बिंदु है समुच्चय का वो एस के अंदर ही विद्यमान हो। तो देखिए एन का जो प्रत्येक सीमा बिंदु है, एन का सीमा बिंदु कितना होता है, फाई खाली है, और फाई के साथ लगाएं तो वापिस एन ही तो आएगा, वापिस एन ही तो आया है, तो यानी ये क्या है, संवृत समुच्चय। जैसे हम बात करें, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जेड का बार करें, जेड बार बराबर यानी जेड यूनियन जेड बार हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो वापिस जेड ही तो आएगा। बात करें हम आपके क्यू की, तो क्यू यूनियन क्यू डैश आप निकालेंगे, क्यू बार निकाल रहे हैं तो वापिस आपके पास क्या आएगा, आप जानते हैं। देखो क्यू डैश का मान कितना होता है, आर आ रहा है, अभी हमने बात की थी क्यू यूनियन आर, और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आर ही तो आपके पास आएगा। बात करें हम आर डैश की, आर यूनियन आर डैश, तो वापिस आर ही तो आएगा। बात करें हम आपके, देखो जो संवृत अंतराल है ए कोमा बी, अब इसका क्या होगा, ए कोमा बी, और ए कोमा बी का सीमा बिंदुओं का समुच्चय। अब सीमा बिंदु ए यूनियन बी में क्या होते हैं, ये सारे सीमा बिंदु होते हैं, और दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वापिस ए बी आएगा। बात करें हम जो विवृत है ए कोमा बी, तो इसके अंदर देखिए ए कोमा बी, वापिस देखिए ए कोमा बी और ए कोमा बी का यूनियन और ए कोमा बी बार, यानी सीमा बिंदु। इसका सीमा बिंदु क्या होता है, देखिए शामिल होता है सीमा बिंदु, यानी आप कह सकते हैं ए कोमा बी, तो ये तो ऐसा कैसा आया, लेकिन ये क्या होगा, शामिल होगा, क्योंकि सीमा बिंदु दोनों अवयव सीमा बिंदु इसके होते हैं। तो देखो इन दोनों का आप अगर यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों का देखिए एक जैसा आया है,
देखिए दोनों का एक जैसा आया है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। लेकिन हम बात करें जो अर्धविवृत अंतराल हैं वो ना तो संवृत होते और ना ही विवृत होते। क्यों? क्योंकि देखो अर्धविवृत अंतराल में ऐसा होगा, ऐसा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और यूनियन ए बी का, ठीक है। अब देखिए ये चीज अगर आप इसका सीमा बिंदु निकालेंगे, बी सीमा बिंदु है ना, बी सीमा बिंदु है, क्योंकि कम से कम जो बी माइनस एप्सिलॉन करेंगे वो इसके अंदर कम से कम एक अवयव आएगा, तो बी तो सीमा बिंदु है, तो ए बी यूनियन इसका सीमा बिंदु है, तो यानी ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आया तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो आपके पास क्या आया, ए कोमा बी। तो आप बताएं मुझे, हमने लेकर ये चले थे, आपके पास आया ये, अगर संवृत होता, संवृत कब होता, जब आपके पास ऐसा कैसा वापिस आ जाता, लेकिन आया क्या है, शामिल हुआ। तो ये अर्ध जो संवृत और अर्ध विवृत हैं वो कभी भी आपके संवृत समुच्चय नहीं होंगे। तो कुछ आप तुलना करके लिख सकते हैं बातें, थोड़ा सा लिख लीजिए, विवृत समुच्चय कौन सा है और संवृत कौन सा है, कौन सा विवृत है कौन सा संवृत है, ये बातें भी लिखते हैं। यहां लिखेंगे विवृत समुच्चय, कई ऐसे भी अवयव आएंगे जो विवृत भी हैं संवृत भी हैं, संवृत समुच्चय, ठीक है। अब देखो बात, सबसे पहली बात यहां पर R क्या है, आपका विवृत समुच्चय है, लेकिन इसके अंदर N भी है, Z भी है और R भी है। संवृत के अंदर हमने अभी बात की थी, R भी था, Z भी है, N भी है, ठीक है। देखो R दो बार आ गया, R विवृत और संवृत दोनों होता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और कोई यहाँ पर स्पेशल वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है यही से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, और कुछ नहीं बनते, यही आएंगे सीधे सीधे, ठीक है। और दूसरा हम बात करें, फाई था इसके अंदर, लेकिन आगे वाले के अंदर भी फाई है, तीसरे में भी फाई होगा, ठीक है। हम बात करें नंबर 3 पर, तो यहाँ पर विवृत अंतराल ए कोमा बी था, लेकिन इसके अंदर क्या था, संवृत अंतराल और परिमित समुच्चय। विवृत अंतराल हमने बात की थी, विवृत अंतराल ए कोमा बी संवृत नहीं था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए कोमा बी लिया था और ऐसा आ गया था, तो वो संवृत नहीं हो सकता। इसके अंदर संवृत होगा और परिमित समुच्चय, बस ये बातें याद रखनी है। तो एक चीज याद रखनी है, आर और फाई है, क्या है, संवृत और विवृत दोनों हैं, क्या है, विवृत दोनों, ये बात याद रखोगे, आर और फाई संवृत और विवृत दोनों है। एक चीज और, जो अर्धविवृत हैं, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और अर्धविवृत, ना तो वो संवृत समुच्चय होते ना ही विवृत होते, ये बात भी आपको याद रखनी है। जो अर्धविवृत वाले हैं, अर्धविवृत तथा अर्ध संवृत ना तो आपके विवृत समुच्चय होंगे और ना ही संवृत, बस ना ही संवृत, तो ये दोनों में कोई सा भी इसके अंदर नहीं है। फटाफट लिख लो, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे अभी। अब कुछ बातें याद रखनी है आपको थ्योर में, कुछ थ्योर में हैं, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है, यूनियन और इंटरसेक्शन से संबंधित हैं, और क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, एक दो क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। एक तो संघ के लिए है यानी यूनियन, और एक है इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ। कुछ बातें याद रखनी है आपको। देखो सबसे पहले अगर यहां पर आप एक नंबर लेते हैं, कौन सा, विवृत समुच्चय, देखो दो दो बार लिए जाएंगे, विवृत समुच्चय ले लिया, यहां भी विवृत आएगा, नंबर तीसरा संवृत, और चौथा भी संवृत,
ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर ये आप परिमित लेते हैं, मान लीजिए पहला आपने परिमित ले लिया, फिक्स है, दूसरा आपने ले लिया स्वेच्छ अनंत, अनंत पद ले लिया, उसके अंदर आगे वाले के अंदर भी आपने ले लिया परिमित, और ये चौथा स्वेच्छ यानी अनंत। अब देखो विवर्त समुच्चय परिमित लेते हैं तो वो आपको देखिए क्या मिलेगा, वापिस विवर्त समुच्चय ही मिलेगा। ये चीजें याद रखनी है, अभी पता चलेगा आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो। विवर्त समुच्चय लिया और वो परिमित है और उसका आप यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन निकालेंगे यानी आपके पास 4-5 विवर्त समुच्चय हैं, उनका यूनियन निकालेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, विवर्त मिलेगा। स्वेच्छ अनंत है, अनंत है लेकिन फिर भी वो क्या मिलेगा आपको, विवर्त ही मिलेगा। बात करें संवृत, संवृत परिमित है तो आपका संवृत होगा, लेकिन एक चीज बदलेगी, संवृत अगर अनंत है तो ये होना आवश्यक नहीं है, तो संवृत होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता नहीं करें। ऐसा ही इंटरसेक्शन वाले के लिए कौन सा, नंबर 1 विवर्त, दूसरा विवर्त, तीसरा संवृत, यहां परिमित अनंत, परिमित अनंत। अब देखो विवर्त में परिमित लिया है तो आपको विवर्त मिलेगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं 4-5 आपको दे दिए, ठीक है, विवर्त समुच्चय दे दिए, उनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो विवर्त आएगा। लेकिन देखो अगर विवर्त ले रहे हैं और अनंत ले रहे हैं तो वो आपको विवर्त होना आवश्यक नहीं है। देखो इसके में तो संवृत होना आवश्यक नहीं था, इसके अंदर विवर्त होना आवश्यक नहीं है, बाकी दोनों सेम रहेंगे, संवृत मिलेगा और संवृत मिलेगा, ठीक है, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देख लो एक, बस कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल सी, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, इतनी कोई हार्ड वाली बातें नहीं। जैसे क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, पूछा है कि है नंबर 1 संवृत, दूसरा विवर्त। सबसे पहले तो देखो ये अंतराल क्या है, संवृत है, और यूनियन निकाल रहे हैं परिमित है। तो देखिए हमने बात की थी संवृत हो परिमित हो तो जो इन यूनियन निकालेंगे वो वापिस आपको संवृत ही मिलेगा, तो वही बात यहाँ पर हुई है, यूनियन निकाले हैं तो ये संवृत होगा। अगर ये अनंत तक होता, ऐसे आगे बढ़ता जाता तो आप बता नहीं सकते, और तीसरा ऑप्शन होता संवृत होना आवश्यक नहीं, संवृत होना आवश्यक नहीं, तो फिर ये आपका ये ऑप्शन हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर परिमित था तो ये परिमित वाला हो जाएगा। तो ये था भाई आपका रियल एनालिसिस के अंदर तीसरी क्लास है अपनी। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं इसके अंदर, लगभग 2 क्लासेज या 3 क्लासेज और होंगी इसकी, लगभग 5 या 6 क्लासेज के अंदर। वैसे पढ़ाया था तब मैंने 25 क्लासेज इसकी करवाई थी आपको, यानी उसके अंदर काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया था, एक चीज़ समझाई थी। यहाँ पर हम चीज़ें वही कर रहे हैं, स्टिक चीज़ें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सीधे सीधे आने वाली हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।